हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर सीरीज का क्लास नंबर 23, जिसमें हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रेडशीट। मतलब एक्सेल के बारे में हम लोग बेसिक जो है जानकारी वो प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट 6.1 में इंट्रोडक्शन, तो इसको क्लियर करते हैं। A spreadsheet is a large sheet having data and information arranged in row and columns। स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें डाटा और इंफॉर्मेशन रो और कॉलम मतलब लाइन और कॉलम में व्यवस्थित रहती है, मतलब अरेंज रहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट दिया हुआ एज यू नो, मतलब जैसा कि हम सभी या जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सेल सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्वीट। यह माइक्रोसॉफ्ट स्वीट जो पैकेज है उसका एक भाग है या हिस्सा है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट is quite useful in entering, editing and storing data। इसका जो मुख्य तौर से जो उपयोग होता है डाटा को एडिट करने में, इंटर करने में, एनालिसिस करने में या संग्रहित मतलब स्टोर करने में। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ न्यूमेरिकल डाटा सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन बाय एक्सेल। एक्सेल का उपयोग करके हम जो है न्यूमेरिकल डाटा के साथ साथ अर्थमेटिकल डाटा मतलब संख्यात्मक डाटा के साथ अंकगणितीय कार्य जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना इत्यादि कार्य किया जा सकता है। किसके माध्यम से? एक्सेल, यूजिंग एक्सेल, एक्सेल के माध्यम से। नेक्स्ट दिया हुआ है यू कैन सॉर्ट नंबर कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन क्राइटेरिया लाइक एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अगर आप किसी भी दिए गए मापदंड जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे कि अवरोही आरोही क्रम आदि के अनुसार नंबर वर्णों में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। एंड यूज सिंपल फिनेंशियल, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज। और साधारण वित्तीय, अंकगणितीय और सांख्यिकी आंकड़े से संबंधित जैसे जो भी आंकड़े से संबंधित है सूत्रों या जैसे सूत्रों का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जो दिया गया इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में जो भी मटेरियल चाहिए, इसके लिए आपको एसके सानू आईटी टेलीग्राम से जुड़ना होगा। उसमें सारा मटेरियल पहले से प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे जो है उद्देश्य दिया गया है, उद्देश्य को हम लोग स्किप करके आगे देखते हैं, बस मुद्दे पे आते हैं। 6.3 में दिया गया है फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स की क्या फीचर है या स्प्रेडशीट की विशेषताएं। इसमें दिया गया है देयर आर ए नंबर ऑफ फीचर्स डेट आर अवेलेबल इन एक्सेल टू मेक योर टास्क इजियर। सम ऑफ मेन फीचर्स आर। तो इसमें जो फीचर्स दिया गया है इसमें ये कुल मिला के कि काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल में अनेक विशेषताएं उपलब्ध है, जिसमें मुख्य विशेषताएं इस प्रकार दिया गया है। तो इस प्रकार मुख्य विशेषताएं इसमें जो बताया गया है, पहला आपका एक नंबर में ऑटोसम। तो सबसे पहले ऑटोसम के बारे में दिया गया है कि ये आपको इससे आपको क्या मदद मिल सकता है। हेल्प्स यू टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एडजेसेंट सेल्स। यस, एडजेसेंट सेलों के एक समूह की सामग्री को जोड़ने में आपको हेल्प करता है, मदद करता है। क्लियर है। दूसरा है लिस्ट ऑटोफिल। लिस्ट ऑटोफिल में जो है हम क्या सब कर सकते हैं कि जब सूची में अंत या कोई नया आइटम को जोड़ा जाता है तो स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग को विस्तृत कर देता है। कौन कर देता है? लिस्ट ऑटोफिल। और तीसरा दिया है ऑटोफिल। ऑटोफिल में है अलाउज
you to quickly fill cells with repetitive or sequential data such as chronological dates or numbers and repeated text. Autofill can also use to copy functions. You can also add numbers with these फीचर्स। इसमें कुल मिला के कहना है कि बार बार आने वाले डाटा या सिक्वेंशियल डाटा द्वारा सेल को शीघ्रता से यह भरता है, जैसा कि आपका जो है क्रोनोलॉजिकल, जैसे कि कालानुक्रम डेट्स या नंबर्स को दोहराया गया पाठ सूत्रों को कॉपी करने के लिए भी ऑटोफिल का उपयोग किया जा सकता है। आप इस सुविधा के साथ पाठ और संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है ऑटो शेप्स, विजार्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, चार्ट्स, पाइवट टेबल और शॉर्टकट मेन्यू। अब हम लोग देखेंगे ऑटो शेप्स, और आगे जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सारे को हम लोग एक एक करके इसको क्लियर भी करेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे। तो फिलहाल जो हम पहले ही बोल दिए हैं कि आपका जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में है आपका ऑटो शेप्स। टूल बार विल अलो यू टू ड्रॉ ए नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, एरोज, फ्लो चार्ट, एलिमेंट्स, स्टार्स एंड मोर। विथ दिस शेप्स यू कैन ड्रॉ यू ऑन शेप्स। तो इसके माध्यम से जो है टूल बार आपको अनेक प्रकार की ज्यामितिक आपको आकार, एरो, फ्लोचार्ट, तत्वों, स्टार और अन्य कई चित्रों बनाने की अनुमति देता है। इन आकृतियों द्वारा आप अपना भी ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है ये ऑटो शेप्स। कुल मिला के ये इसको ऐसे समझेंगे कि ऑटो शेप के माध्यम से उसमें जो पहले से रेडीमेड शेप्स दिया गया है वो तो हम ले ही सकते हैं, और हम अपने हिसाब से ग्राफ को डिजाइन भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब पांचवा देखेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। विजार्ड गाइड्स यू टू वर्क इफेक्टिवली व्हाइल यू वर्क बाय डिस्प्लेइंग वेरियस हेल्पफुल टिप्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। यह विभिन्न उपयोगी टिप्स और तकनीकों को प्रदर्शित करके आपको एक प्रभावशाली रूप में काम करने में सहायता करता है जो उस कार्य पर आधारित होता है जो आप कर रहे हैं। क्लियर है। इसमें एक इसका कुल मिला के ये कहना है कि आपका जो विभिन्न जो है टिप्स और टेक्निक को जो आपको आप जब शो कराते हैं तो यह काफी उसको ये प्रदर्शित करने में ये काफी आपको प्रभावशील रूप से काम करने में सहायता करता है जो उस कार्य पे आधारित होता है जो आप कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 में दिया गया है ड्रैग एंड ड्रॉप। इट विल हेल्प यू टू reposition the data and text by simply dragging the data with the help of mouse। ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं ड्रैग और ड्रॉप। यह माउस की सहायता से डाटा और पाठ को ड्रैग कर स्थानांतरित करने में सहायता करता है। ये भी क्लियर है। 7वां देखते हैं चार्ट्स। इट विल हेल्प यू इन presenting a graphical representation of your data in the form of pie, bar, line, charts and more। यह पाई, बार, लाइन, चार्ट और अनेक अन्य रूपों में आपके डाटा का ग्राफिकल रूप प्रदर्शित करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अगर आपको कोई ग्राफिकल डाटा ग्राफिक्स रूप में दिखाना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी मैच देखते हैं उसमें जो आपको आंकड़ा दिखाता है ग्राफ के माध्यम से, या बुक पढ़ते हैं उसमें जो कोई भी आपको आंकड़ा दिखाता है कोई फिगर या ग्राफ के माध्यम से, उसके लिए आपको यहाँ पे कौन मददगार हो जाएगा? चार्ट के माध्यम से आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल it flips and sums data in seconds and allows you to perform data analysis and generating reports like periodic financial statements, statistical reports, etc। यह डाटा को शीघ्रता से मतलब क्विकली जोड़ता है, परिवर्तित करता है और आपको डाटा का विश्लेषण करने
और रिपोर्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि निश्चित समय अंतराल पर वित्तीय विवरण, सांख्यिकी रिपोर्ट आदि। ठीक है। यू कैन आल्सो एनालाइज कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स ग्राफिकली। आप ग्राफीय रूप से जटिल डाटा संबंधों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। अब नोमा देखते हैं। नोमा में है शॉर्टकट मेन्यूज, द कमांड्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू द टास्क दैट यू आर डूइंग विल अपीयर बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन। माउस के दाएं बटन को दबाकर वह कमांड प्रदर्शित होते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं कार्य के लिए उपयुक्त है। ये था आपका प्रॉपर जो हम लोग को पढ़ना है मेन पार्ट के बारे में। इसमें जो फीचर्स है वो यहाँ पे बताया गया है। अब 6.4 में है फीचर्स ऑफ MS Excel 2007। MS Excel 2007 की विशेषता है, जिसमें ए में पहला में दिया गया है रिजल्ट्स oriented user interface. The new results oriented user interface makes it easy for you to work in Microsoft Office. Excel commands and features that were often buried in complex menus and toolbars are now easier to find on task-oriented tabs that contain logical groups of commands and features. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का नया रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस, जैसे कि रिजल्ट के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति एवं कंप्यूटर के बीच संचार करने का माध्यम, तो ये आपके लिए काम करना आसान बनाता है। कमांड और विशेषताएं जो अक्सर जटिल मेन्यू और टूल बार में होती थी, अब इन्हें कार्य आधारित दैट मीन्स टास्क ओरिएंटेड टैब्स पर खोजना आसान है, जिसमें कमांड्स और सुविधाओं को तार्किक संगत के रूप में या सुविधाओं के तर्क संगत समूह में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे दिया हुआ है मेनी डायलॉग बॉक्सेस आर रिप्लेसेस विथ ड्रॉप डाउन गैलरीज दैट डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शंस एंड डिस्क्रिप्टिव टूल टिप्स और सिंपल प्रीव्यूज आर प्रोवाइडेड टू हेल्प यू चूज द राइट ऑप्शन। अनेक डायलॉग बॉक्स को ड्रॉप डाउन गैलरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो उपलब्ध विकल्प और वर्णनात्मक टूल टिप्स या नमूना पूर्वावलोकन या सिंपल प्रीव्यूज इसको बोल सकते हैं प्रदर्शित करते हैं, ताकि आप सही विकल्प का चयन कर सके। बी में दिया गया है मोर रोज एंड कॉलम्स एंड अदर न्यू लिमिट्स। द ग्रिड ऑफ एक्सेल 2007 इज हैविंग 1,48,576 rows and 16,384 columns। तो एक्सेल 2007 की ग्रिड में 10,48,576 रोज और कॉलम की संख्या 16,384 होते हैं। क्लियर है? अब आगे दिया हुआ है Thus it provides a user with 1,500% more rows and 6,300% more columns than the Microsoft Office Excel 2003। तो यह इस प्रकार Microsoft Office Excel 2003 की तुलना में यूजर को 1500% अधिक रो और 63% से अधिक कॉलम प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2003 और 7 में कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा आपको रो और कॉलम दिया जा रहा है। पहले आपको जो है जो रो की संख्या दी जाती थी उससे लगभग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500% अधिक गुना आपको 2007 वाले आपका MS एक्सेल में दिया गया है। और अगर कॉलम की बात किया जाए तो 63% 6,300% कॉलम्स की संख्या इसमें बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं इसमें कितना इसका यूज अभी के समय में हम लोग या यूजर लोग करते हैं। दिया हुआ है द
द लास्ट कॉलम इन एक्सेल 2007 इज XFD इंस्टीड ऑफ, या इसको बोल सकते हैं इंस्टीड ऑफ 4 इन एक्सेल 2003। एक्सेल 2007 में अंतिम कॉलम क्या है? XFD। ठीक है, वहीं आपको 2003 में क्या था? यहाँ पे केवल 4 कॉलम दिया गया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि आपका जो है काफी मतलब 6300% ज्यादा अधिक है। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ सेल रेफरेंसेस पर सेल इज इंक्रीज्ड टू लिमिट एज मैक्सिमम अवेलेबल मेमोरी। द फॉर्मेटिंग टाइप्स are also increased to number in the same workbook as compared to earlier limit of 4000 types of formatting। प्रति सेल में सेल संदर्भ मतलब सेल रेफरेंसेस की संख्या अधिकतम उपलब्ध मेमोरी में वृद्धि की गई है। फॉर्मेटिंग की पिछली सीमा जो 4000 प्रकार थी उसे बढ़ाकर उसकी वर्कबुक में अनलिमिटेड डेट मीन्स असीमित कर दिया गया है। क्लियर है? अब सी में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सी में है ऑफिस थीम्स एंड एक्सेल स्टाइल्स। इसमें ऑफिस का थीम और एक्सेल का स्टाइल के बारे में दिया गया है। बाय द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक स्टाइल इन एक्सेल 2007 द डाटा कैन बी quickly formatted in the worksheet by help of theme। You can share themes across other releases Office 2007 example Word 2007 PowerPoint 2007। तो ऑफिस थीम और एक्सेल की जो शैली है इसमें दिया गया है। एक्सेल 2007 में विशिष्ट शैली की सहायता से थीम द्वारा वर्कबुक में डाटा को क्विकली मतलब शीघ्रता के साथ फॉर्मेट किया जा सकता है। ऑफिस 2007 में रिलीज थीम को साझा मतलब शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड 2007 और पावरपॉइंट 2007। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हम एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या को फिर से चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे माफी चाहेंगे कि आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि एक्सेल की जो कॉलम की संख्या है वो केवल 4 होती है। यहाँ पे एक्सेल की संख्या ये शेप में रहता है IV के शेप में, लेकिन इसकी संख्या 4 नहीं होती है। 2003 के अनुसार एक्सेल की संख्या कितनी थी? 256। ठीक है, फ्लो में हम आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे कि एक्सेल अगर आपको एग्जाम में पूछ देंगे 2003 के अनुसार एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी थी तो 256 कॉलम की संख्या थी। अगर 2003 में रो की संख्या की बात किया जाए तो रो की संख्या था 65,536। यहाँ पे हम लिख देते हैं 65,000। तो 2003 के अनुसार रो की संख्या 65,536 और कॉलम की संख्या 256 हुआ करता था। अभी जो करंट अभी तक जो चल रहा है 2007 के बाद से ये इसकी संख्या 10,48,576 रो की संख्या है और कॉलम की संख्या की बात किया जाए तो 16,384 अभी के समय में है। ठीक है, ये कब से है? 2007 से। जो आपका ऊपर जितना दिया गया है 2000 आपका जो अभी का जो लेटेस्ट है 2021 वहां तक का ये रो और कॉलम की संख्या 7 से लेके 21 तक का सेम दिया गया है। क्लियर है? और 3 या उससे पहले की बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख लिए हैं, हम यहाँ पे बता चुके हैं कि कॉलम की संख्या 256 और रो की संख्या 65,536 थी। अगर इसका एक्सटेंशन की बात किया जाए तो एक्सटेंशन इनका जो पहले हुआ करता था 2003 के हिसाब से .xls ये हुआ करता था 2003 या उससे पहले, और अभी जो करंट में है 7 से लेके अभी तक ये .xls इसी में x ऐड हो चुका है। तो ये सब मुख्य पॉइंट जो हमको लगा कि फिर से वो पुनः वापस आके बता देना चाहिए, इसीलिए हम इसको बताते।
मेरे माइंड में तभी से घूम रहा था कि ये जो 4 है 4 कैसे हो सकता था, तो इसीलिए इसको दोहराने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो इनकी संख्या को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो हम आपको यहाँ पे एक्सेल ओपन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एक्सेल 2007 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम की, अगर हम कॉलम की नंबर की बात किया जाए तो कंट्रोल बटन के साथ हम राइट एरो का जैसे प्रेस करते हैं राइट एरो को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XFD शो कर रहा है। अगर हम रो की बात करें तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाता है। यहाँ पे शो कर रहा है ना 10,48,576। अगर आपको दोनों शो कराना है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करके रखिएगा, सेलेक्ट ऑल भी हो जाएगा रो और पूरा सीट आपका, और यहाँ पे ऊपर में शो भी करेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,48,576 आर मल्टीप्लाई मतलब रो 16,384 सी मतलब कॉलम। क्लियर है आपको? यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा भी दिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये थीम एक्सेल स्टाइल्स हो गया था। अब देखेंगे हम लोग अप्लाइंग थीम यूजिंग स्टाइल, ये दोनों कवर करेंगे। अप्लाइंग ए थीम, themes are used to make great looking documents. A theme is defined as a predefined set of colors, lines, fonts and fields effects. Theme can be applied to a specific item like tables, charts, or it can also be applied to entire workbook. अगर आपको डॉक्यूमेंट में अच्छा आपको स्वरूप प्रदान करना है या अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए थीम का उपयोग किया जा सकता है। थीम को रंगों, लाइनों, फॉन्ट और फाइल प्रभाव के पूर्व निर्धारित सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। थीम को विशिष्ट आइटम जैसे कि तालिका, चार्टों या संपूर्ण वर्कबुक पर भी लागू किया जा सकता है। अब नेक्स्ट दिया गया है यूजिंग स्टाइल। स्टाइल को मतलब शैलियों का उपयोग करना। ए प्री डिफाइंड थीम बेस्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्टाइल। पूर्व निर्धारित थीम पर आधारित फॉर्मेट को शैली कहा जाता है। इट कैन बी अप्लाइड टू चेंज अपीयरेंस ऑफ एक्सेल चार्ट्स, टेबल्स, पाइवट टेबल्स, डायग्राम और शेप्स। इसे एक्सेल के चार्ट, टेबल, पाइवट टेबल, चित्र या आकृतियों के स्वरूप को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है स्टाइल कैन बी कस्टमाइज्ड टू मीट यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन केस ऑफ चार्ट्स यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन स्टाइल बट यू कैन यूज प्री-एक्जिस्टिंग स्टाइल्स। तो यहाँ पे है यूजर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैलियों को कस्टमाइज किया जा सकता है। ध्यान दें कि चार्ट के मामले में आप अपनी स्वयं की शैली नहीं बना सकते, लेकिन आप पहले से मौजूद शैलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहना है कि आप इसमें जो है आंकड़ा को केवल कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो आपका जो जब भी आप यूज कीजिएगा पाइवट टेबल का, इसमें जो भी आंकड़ा होगा उसको आप कस्टमाइज मतलब बदल सकते हैं। लेकिन आपने जो पहले से इसमें चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्लियर है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है डी में रीच कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इट इज इजी यूज टू एंड अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेट्स। ए फ्यू ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व टू relationships in data which helps to great extent for analysis purpose। कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेट को लागू करना और उपयोग करना आसान है। डाटा के संबंधों का अवलोकन करने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है जिससे विश्लेषण करने के उद्देश्य में काफी हद तक मदद मिलती है। नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट डाटा trends and exceptions can be easily observed by the
help of implementation and management of multiple conditional formatting rules which apply rich visual formatting in the form of data bar, gradient color and icon sets of data that meets those rules। कई कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नियमों के क्रियान्वयन और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण डाटा ट्रेंड्स और एक्सेप्शन का आसानी से अवलोकन किया जा सकता है। जो इन नियमों को पूरा करने वाले डाटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बारों को ग्रेडियंट रंगों और आइकॉन सेट के रूप में रिच विजुअल फॉर्मेटिंग लागू करता है। तो कुल मिला के यह है कि आपका जो भी डाटा रहेगा एक्सेल में, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कीजिएगा तो आपका जो भी आंकड़ा होगा वह आपको जो है कलर, ग्रेडियंट कलर या आइकॉन के सेट में आपको उस डाटा का जो आंकड़ा होगा उसको आपको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो विजुअल को आपको दिखाएगा। क्लियर है। आगे है इजी फार्मूला राइटिंग। Some improvements that make formula writing much easier are as given below। फार्मूला लेखन को आसान बनाने के लिए जो सुधार किए गए हैं उन्हें नीचे दिया गया है। बस इस इजी फार्मूला के बाद हम लोग फिर बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की ओर, देखेंगे एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है, ये सारा प्रक्रिया। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है रिसाइजेबल फार्मूला बार टू प्रिवेंट द फार्मूलाज टू कवर द अदर डाटा इन वर्कशीट। द फार्मूला बार ऑटोमेटिकली रिसाइज टू accommodate कम्प्लेक्स लॉन्ग फार्मूलाज। तो इनमें कुल मिला के ये कहना है कि वर्कबुक में अन्य डाटा को फार्मूला द्वारा कवर करने से रोकने के लिए फार्मूला बार स्वचालित रूप से अपना आकार परिवर्तित करता है ताकि जटिल और लंबे फार्मूलों को उनमें समाविष्ट किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है। आगे है मोर लेवल्स ऑफ नेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू राइट लॉन्गर फार्मूलाज एज एन एनहांस्ड फीचर ऑफ इजियर वर्जन ऑफ एक्सेल। लंबे फार्मूलों को लिखने के लिए अधिक स्तर की नेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है जो एक्सेल के पिछले संस्करण पर परिष्कृत स्वरूप है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑटो कंप्लीट। फंक्शन ऑटो कंप्लीट फीचर हेल्प्स टू राइट द प्रॉपर फार्मूलाज सिंटैक्स मोर क्विकली। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग द फंक्शंस दैट यू वांट टू यूज एंड हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द फार्मूला। ऑटो कंप्लीट फंक्शन जो है सुविधा फार्मूला के उचित सिंटैक्स को शीघ्रता के साथ लिखने में मदद करती है। आप जिन फंक्शनों का उपयोग करना चाहते हैं यह उन्हें खोजने और फार्मूला को पूरा करने में मदद करती है। नेक्स्ट दिया गया है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। एक्सेल 2007 प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस टू refer the named range and table in formula. This is addition to cell references like D1 and A1 C1। इसमें जो दिया गया है फार्मूला में तालिकाओं और नामित रेंजों का संदर्भ देने के लिए एक्सेल 2007 संरचित संदर्भ प्रदान करता है। यह सेल संदर्भ जैसे कि D1 और A1 C1 के अतिरिक्त प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू नेम्ड रेंजेज। You can organize, update and handle multiple named ranges in central location by the help of Excel 2007. This is help you to work on your worksheet, interpret its data and formulas। अब एक्सेल 2007 की मदद से मध्य स्थान में कई नामित रेंजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। यह आपको वर्कशीट पर काम करने में, उसके डाटा और फार्मूलों की व्याख्या करने में मदद करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। Enhanced filtering and sorting techniques of Excel can be used to
to arrange worksheet data more quickly to find the desired answers. In Excel 2007, you can sort data by color and by more than 3 levels. एक्सेल की बेहतर फिल्टरिंग और सॉर्टिंग। फिल्टरिंग मतलब होता है कि डाटा को फिल्टर करना, मतलब अलग करना। सॉर्टिंग मतलब होता है डाटा को श्रेणी में सॉर्ट करना, क्रम वाइज करना, मतलब क्रम के अनुसार उसको सॉर्ट करना। तो तकनीकी का उपयोग करके वर्कशीट के डाटा को शीघ्रता से व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है ताकि वांछित उत्तर प्राप्त किया जा सके। एक्सेल 2007 में आप रंग के आधार पर 3 से भी अधिक स्तर पर डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि कलर के भी हिसाब मतलब आधार पे हम डाटा को सॉर्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, यू कैन आल्सो फिल्टर डाटा बाय कलर और डेट्स डिस्प्ले मोर देन 1000 items in the auto filter drop down list. Select multiple items to filter and filter data in pivot table. अब रंग और तिथियों के आधार पर भी डाटा फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर ड्रॉप डाउन सूची में 1000 से अधिक आइटम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए अनेक आइटमों का चयन कर सकते हैं और पाइवट टेबल में भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये सारा कुछ इतना देर से सारा थ्योरी दिया गया था। अब जो थ्योरी चलेगा ये अपना लोग का स्टार्ट होने वाला है। जो प्रैक्टिकली है वो हम उनको इसीलिए कवर कर लिए कि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से आपका जो भी वर्क होगा, यहाँ जो है 6.5 से यहाँ से आपका जो थ्योरी विथ प्रैक्टिकल चलने वाला है। ये जो स्टेप बताएगा, ये जो प्रोसेस बताएगा थ्योरी में, उसको हम लोग प्रैक्टिकली साथ में करते जाएंगे। तो ऊपर जितना दिया गया था वो था थ्योरेटिकल, केवल थ्योरी के बारे में दिया गया था, और आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी विथ प्रैक्टिकल। यहाँ से एक्सेल स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्टिंग एक्सेल शुरू करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सेल। पहला स्टेप दिया गया है, क्लिक ऑन विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस के मदद से कह रहा है कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार एट द बटन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ये भी बता रहा है कि आपका स्टार्ट बटन किधर है। तो कुल मिला के यह है कि पहला प्रोसेस में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप में ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, तीसरा स्टेप में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चयन करेंगे, इसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ये जो प्रोसेस दिया गया है ये आपका विंडोज, जैसे एक्सेल 2007 इसमें है, सॉरी MS ऑफिस 2007 है या एक्सेल 2007 बोल सकते हैं। एक्सेल 2007 में तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2007 का ये प्रोसेस दिया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अभी का जो करंट है वर्जन विंडोज 11 उसका क्या प्रोसेस है, उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इसका जो प्रोसेस है, स्टार्ट बटन के बाद आपको सीधा जंप करके आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। उसके बाद सेम प्रोसेस होगा। इसमें जो है आपका केवल रिमूव हो जाएगा ऑल प्रोग्राम, ये नहीं होगा, बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। अगर 2007 का प्रोसेस पूछेगा तो यही प्रोसेस रहने वाला है। चलिए एक बार देखते हैं। अभी का जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए स्टार्ट बटन के बाद कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें उससे रिलेटेड सारा एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख लिए कितना प्रोसेस में ये ओपन होता है। आपको केवल ऑल प्रोग्राम को अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेटेस्ट वाला, इसको केवल स्किप करना है, बाद बाकी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। क्लियर है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से भी दिखा रहा है जो प्रोसेस अभी हम लोग किए वो
क्लियर है, ओपन तो कर लिए। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। थ्रू द टेक्स्ट ऑफ योर लेसन्स ऑन MS Excel वी विल बी showing the symbol indicate direction you have to follow। तो इसमें जो दिया गया है डायरेक्शन है, इसमें इस लेसन में इसको फॉलो करने के लिए बताया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब यू कैन आल्सो स्टार्ट MS Excel थ्रू रन मेन्यू, करा कि आप रन मेन्यू से भी MS Excel को स्टार्ट कर सकते हैं। तो MS Excel को स्टार्ट करने के लिए रन में यहाँ पे बताया गया है प्रोसेस वाइज ही जाना पड़ेगा। प्रोसेस वाइज बताया गया है कि कैसे कैसे इसको स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम में जाके यहाँ पे रन है, रन पे क्लिक करनी है। रन पे क्लिक करने के बाद रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या लिखनी है, EXEL एक्सेल। तो इनको ऐसे देखेंगे, स्टार्ट प्लस R बटन जैसे प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट में हम रन का डायलॉग बॉक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम excel.exe या EXEL टाइप करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो है शॉर्टकट के माध्यम से। वैसे रन का जो कमांड है वहां पे पहुंचने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके विंडो सिस्टम के पास, विंडो सिस्टम पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे रन सिस्टम दिखेगा, इस पे जैसे क्लिक करेंगे रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और अगर आपको शॉर्टकट ये करना है तो स्टार्ट प्लस R बटन प्रेस करना है, ये रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसको ओपन करने का पहला प्रोसेस है EXEL टाइप करके आप ओके कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कि इसी में आपको टाइप करना होगा EXEL.exe और देन ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं रन कमांड के माध्यम से। आगे दिया हुआ है टाइप्स एक्सेल इन द ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ओके बटन ओके करके हम लोग स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 6.6 में है एक्सेल वर्कशीट्स। बस हम लोग ज़्यादा अब लंबा नहीं जाएंगे, वीडियो को लेके शॉर्ट ही करने जा रहे हैं। एक्सेल वर्कशीट देखते हैं, उसके बाद इसका इंट्रो देखते हैं। तो 6.6 में दिया हुआ है एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल allows you to create worksheets much like paper ledgers that can perform automatic calculation। एक्सेल आपको कागज पर बने बही खातों, मतलब पेपर लेजर जिसको हम बोलते हैं बही खातों की तरह वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे है ईच एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक डेट कैन होल्ड मेनी वर्कशीट। प्रत्येक एक्सेल फाइल की एक वर्कबुक होती है जिसमें अनेक वर्कशीट हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है द वर्कशीट इज ए ग्रिड ऑफ कॉलम डिजाइन बाय लेटर एंड रोज डिजाइन बाय नंबर। वर्कशीट कॉलम जो है ये डिजाइन किया गया है, आपका अक्षर द्वारा इसको नामित किया गया है और रो संख्याओं द्वारा नामित किया गया है। कि ग्रिड होती है क्या आपका रो और कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? अब दिया हुआ है द लेटर्स एंड नंबर ऑफ द कॉलम एंड रो आर डिस्प्लेज इन ग्रे बटन अक्रॉस द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। कॉलम और रो के अक्षर और संख्याओं को लेवल कहा जाता है जो क्रमशः वर्कशीट के शीर्ष और बाईं ओर प्रदर्शित होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम ए रो इज कॉल्ड सेल। कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर है? वैसे हम लोग इसको क्लियर करेंगे एक एक करके। फिलहाल हम ऐसे आपके इस एग्जाम्पल फिलहाल ऐसे बता रहे हैं कि इसको इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। आगे दिया हुआ है इस सेल ऑन द स्प्रेडशीट हैज सेल एड्रेस डेट इज द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। Cell can contain text, number, mathematical formulas.
स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है और कॉलम अक्षर और रो संख्या से मिलकर बनता है, जिसे हम सेल कहते हैं। तो सेल में टेक्स्ट, संख्याएं, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हो सकता है। तो इतना दिया गया है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग पहले फिगर के माध्यम से इसका इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ से, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक रिबन, ये कहलाता है आपका रिबन, ठीक। और ये हो गया आपका, यहाँ पे देख रहे हैं ABCD करके, ये हो गया आपको कॉलम हेडिंग, ओके। और यहाँ पे जो नंबर वाला दिख रहा है ये आपका हो गया रो हेडिंग। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो बॉक्स बॉक्स बना हुआ है डब्बा जैसी, ये आपका कहलाता है सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसको एक्टिव सेल भी बोलते हैं। क्लियर। अब नीचे में यहाँ पे ये डिफाइन किया है रो हेडिंग का, और नीचे में यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, वर्कशीट टैब और स्क्रॉल बटन। ये जो दिया है छोटा छोटा एरो में, आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यही है आपका वर्कशीट स्क्रॉल बटन। क्लियर है। और ये हो गया आपका रो हेडिंग, ये हो गया आपका कॉलम हेडिंग। क्लियर है। अब आते हैं थ्योरी में। थ्योरी में यहाँ पे फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे सीट या सीट टैब, इसको सीट भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये हो गया आपका यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन है, इसको समझेंगे। एक लाइन और खींच दिए, ठीक। ये जो लाइन है ये आपका, ये दो लाइन जो खींच दे, ये आपका क्या हो गया, कॉलम। ठीक। अब इसी में एक लाइन इधर खींच दिए, एक लाइन मतलब हॉरिजेंटली खींच दिए, एक लाइन और हॉरिजेंटली खींच दिए, ये आपका हो गया रो। ठीक। रो और कॉलम क्लियर है, कोई इशू नहीं। ये जो लाइन खींचे रो और कॉलम, इसी से मिलके ये बॉक्स बना, जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक। इसीलिए वहां पे दिया गया था द इंटरसेक्शन, या इसको एडिशन भी बोल सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक सेल क्या होता है। अब इनको थोड़ा और अगर हम डीप में जाएंगे, तो अगर इसी सेल को, इसी रो और कॉलम को और बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो सारा हो गया, बहुत सारा जब सेल की संख्या हो जाएगा, या इसको इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या कलेक्शन जो भी बोल सकते हो, तो एक कलेक्शन या इंटरसेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज सीट। ठीक है। बहुत सारा सेल को मिला के क्या बनता है, सीट बनता है। ठीक है। अब बहुत सारा सीट मिला के क्या बनता है, वर्कबुक। अब क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये है जो अभी एक्टिव सेल इसको बोलते हैं या सेल बोलते हैं। यही सेल की संख्या जो इसमें बहुत सारा है, तो इसको सीट बोलते हैं या वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। सीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट। क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। अगर हम और ऐड करते जाएंगे तो सीट 4, सीट 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो सारा कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, ये जो कलेक्शन है ये कहलाएगा क्या, वर्कबुक। ठीक। तो एक कलेक्शन या इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स इज नोन एज वर्कबुक। इतना क्लियर है। अभी ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम एक बार और इनका जो इंटरफेस है, रियल इंटरफेस, वो तो आपको थियोरेटिकल बता रहे थे। जो रियल आपका इंटरफेस है एक्सेल का, इसमें एक बार हम फिर से इसका बताने जा रहे हैं।
ताकि आप लोग को प्रॉपर समझ में आ जाए और साथ ही याद भी हो जाए। ऊपर में जो यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, टाइटल बार। क्लियर है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे एरो जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका हो गया क्विक एक्सेस बार, जहाँ जो ये सारा कुछ आपको वर्ड में भी देखने के लिए मिलता हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको क्विक एक्सेस बार भी बोलते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया ऊपर वाला लाइन। अभी राइट साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन, ये बीच वाला हो गया, और ये हो गया मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन से हम क्या करते हैं, इसको ये जो है इसको पूरा विंडो में मैक्सिमाइज करते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद ये रिस्टोर भी हो जाता है। और ये जो माइनस जैसा दिख रहा है ये मिनिमाइज बटन, इससे रिस्टोर डाउन होके टास्क बार पे एप्लीकेशन आ जाता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब हम नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे ऑफिस बटन दिया गया है। ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे मेन्यू देखने के लिए मिलता है, जिससे हम सेव, ओपन, न्यू सीट ले सकते हैं। क्लियर है। और भी है क्लोज, पब्लिश, बहुत सारा कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे नीचे में आ जाते हैं टैब पे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब जो दिया गया है ये आपका कहलाता है टैब्स। और इससे अगर हम नीचे आएंगे तो ये ग्रुप या सेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और इसके अंदर ये छोटा छोटा जो दिया गया है ये आपका टूल्स कहलाता है, और यही सारा आपका क्या कहलाता है, मिलके रिबन बटन। टैब पे नहीं जाना है, टैब से नीचे ये जितना टूल्स ये जो सेक्शन में सारा अरेंज है ये कुल मिला के इसको रिबन या रिबन बटन के नाम से वो जानते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे आप माउस को क्लिक कीजिएगा जिस सेल में, वो सेल हो जाएगा एक्टिव, और जैसे वो एक्टिव हो जाएगा तो आपको इसका नाम चाहिए ना सेल का, जिस पे हम क्लिक करते हैं वहां पे सेल का नाम भी शो करता है। जैसे हम ए पे क्लिक करते हैं और इधर ऊपर आप देख सकते हैं ए है, और यहाँ पे नीचे में 1 है, तो ए यहाँ पे हाईलाइट है। इधर इसको ऐसे माने कि कॉलम में ए हाईलाइट है और रो में 1, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, A1। अगर हम बीच में क्लिक करते हैं जी के सामने तो जी हाईलाइट है, इधर 7 हाईलाइट है, तो इसका सेल एड्रेस हो गया G7। तो आप जिस सीधा क्लिक कीजिएगा, जैसे के में क्लिक किए तो के हाईलाइट है, इधर 11 हाईलाइट है, तो ये कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग मिलके क्या बनता है, सेल एड्रेस। तो ये सेल एड्रेस अभी K11 है, अभी ये हो गया H9, तो ये सारे का सेल एड्रेस हो गया, जो कि यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करता है। सेल एड्रेस कहाँ शो करता है, नेम बॉक्स में। यहाँ तक क्लियर। ऊपर में दिया गया जो बॉक्स बड़ा सा है ये आपका हो गया फार्मूला बार, और यहाँ पे ऊपर में ABCD करके जो शो कर रहा है ये हो गया आपको कॉलम हेडिंग, और यहाँ जो नंबर में आपको शो कर रहा है ये हो गया आपका रो हेडिंग। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे एरो जैसा जो दिख रहा है ये आपका सीट स्क्रॉल बटन है, जो सीट को हम आगे पीछे करके, अगर सीट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इससे हम क्या करेंगे, सीट को आगे और पीछे करके देख पाएंगे। अभी और हम सीट बढ़ा लेते हैं, इसके बाद इसका हम यूज भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीट 9 से शो कर रहा है, अगर हमको सीट 1 पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए तो सीट 1 पे आ गए। अगर एक एक करके बढ़ना है तो आप देख सकते हैं सीट 1 यहाँ पे सिंक हो गया है, यहाँ पे फिर 2 सिंक हो गया है। इस तरह से हम सीट को आगे और पीछे करके यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है। और नीचे में जो ये पट्टी है ये हो गया स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे जूम बटन शो कर रहा है सबसे लास्ट में, और बीच में ये हो गया व्यू बटन। व्यू बटन में नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक प्रीव्यू है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बीच में छूट गया था स्क्रॉल बटन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन। इससे सीट को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं। और यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बटन से या वर्टिकल स्क्रॉल बार से सीट को अप और डाउन कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग आगे की ओर देखेंगे क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो शुरू में ही आई थिंक थोड़ा सा टफ लगा होगा, अब काफ़ी आसान रहने वाला है।
अब हम लोग थ्योरी विथ प्रैक्टिकल आगे बढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी आसान रहने वाला है आगे का जो भी चैप्टर आएगा। तो चलिए जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।